नमस्ते, सदावत्सले मातरम हूँ मैं। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सत्यपाल मलिक के स्टेटमेंट के ऊपर। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अरविंद केजरीवाल के नए गुरु बने सत्यपाल मलिक। उसके बाद राघव चड्ढा ने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री को कंस बता दिया, या ये कह दिया कि वध अरविंद केजरीवाल करेंगे, और ये बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास कंस कर रहा था, लेकिन बाल बांका नहीं बता पाया। करण थापर ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू ले लिया। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ ने ले लिया, या न्यूज़ चैनलों ने लेना शुरू किया। तो न्यूज़ चैनलों की यहाँ पर गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको तो इंटरव्यू लेना, उनको मसाला चाहिए। अब इन्होंने बोला, उनके लिए बोला, क्या बोला, कैसे बोला, ये विषय है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के विषय में सत्यपाल मलिक ने ऐसा ऐसा बोला, और उन्होंने कहा कि भाई जो पैसा जाता है वो मुख्यमंत्री केवल नहीं रखते, मुख्यमंत्रियों से ऊपर जाता है। एक चीज़ जो सत्यपाल मलिक का पूरे भरवंडे को खोलकर रख गया वो ये था कि सत्यपाल मलिक ने पहले एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मैं अमित शाह से मिला, अमित शाह को मैंने पूरी बात बताई। अमित शाह जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पागल हो गया है और पता नहीं क्या क्या आए साएं बाएं बके जा रहा है। करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में करण थापर के सामने ये कहे गए सत्यपाल मलिक कि वो मैं झूठ बोल रहा था और अब मैं वो बात वापस लेता हूँ। अच्छा, सत्य ऐसा होता है कि आप बोलें और वापस ले लें? सत्य तो बोला जाता है और उस पर अडिग रहा जाता है। आज उस समय आपको वो सूट कर रहा था तो उनके लिए आपने दांव चला, यानी कि अमित शाह पर दांव चला। हो सकता है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री जी निपटा दें। क्या सोच के निपटा दें कि भाई अमित शाह जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक तो बड़े सिद्धांतवादी आदमी हैं, सत्यपाल मलिक जी तो बिल्कुल वो हरिश्चंद्र की औलाद हैं, इसलिए हरिश्चंद्र की औलाद होने की वजह से जो उन्होंने कहा होगा और इंटरव्यू दिया उसको तो सत्यता से परे माना जाता। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर सत्यवादी। ऐसा उनको लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी उनको कट्टर सत्यवादी समझेंगे और कट्टर सत्यवादी सत्यपाल मलिक को समझते हुए अमित शाह जी को सिस्टम से बाहर कर देंगे, और उनको लगा होगा कि अमित शाह जी को सिस्टम से बाहर करने के बाद ही प्रधानमंत्री पर कोई हमला किया जा सकता है। यानी कि सरकार को तभी टारगेट किया जा सकता है जब ये दोनों की जो जोड़ी है ना, वो जोड़ी टूट जाए। ऐसा निश्चित रूप से दिमाग पर रहा होगा। लेकिन सत्यपाल मलिक जी जब राजनीति में एक पागल हमारे यहाँ हुआ है, पागल ना कहिए, ऐसा कहिए कि एक सिंह साहब हुए हैं, उनके साथ सत्यपाल मलिक पॉलिटिक्स कर रहे थे। वीपी सिंह साहब के साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे। वीपी सिंह को उनके परिवार ने ही अनसाउंड माइंडेड घोषित किया था, या मुकदमे जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सुधारिएगा और मैं गलत हूँ तो माफ़ी भी हमें दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये उस समय के अखबारों में छपा था कि भाई उनकी पत्नी ने केस कर दिया है वीपी सिंह के खिलाफ, और ये केस कर दिया कि इनका मेंटल स्टेटस ऊपर का चैम्बर खाली हो गया है। उनके साथ पॉलिटिक्स करते थे सत्यपाल मलिक, ऐसा सामने आया। तो सत्यपाल मलिक कट्टर सत्यवादी, और वो ये सोचते हैं कि उनको वो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को तोड़ देंगे। आप सोचिए कि मोदी जी जब पॉलिटिक्स शुरू कर रहे थे तब अमित शाह जी उनके शागिर्द के रूप में उनके साथ थे। और एक बात जो लोग कहते हैं कि मोदी जी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अमित शाह जी समझ जाते हैं क्या होना है। मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की कि एक बोलता है दूसरा समझता है, दूसरा नहीं बोलता तो भी दूसरा समझता है, तो भी पहला समझ जाता है। इस तरह की उनकी बॉन्डिंग रही। उस बॉन्डिंग में क्या प्रधानमंत्री जी कट्टर सत्यवादी से बात मान सकते हैं? अब तो कट्टर सत्यवादी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो कट्टर असत्यवादी हो गए और कह रहे हैं कि मैं बयान वापस लेता हूं। वो उन्होंने कहा नहीं था, क्योंकि तोड़ नहीं पाए तो कहा नहीं था। अब अमित शाह जी टारगेट नहीं है, अब टारगेट बन गए प्रधानमंत्री मोदी जी। अब बारंबार ये बात कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी को कहा कि फला डील में 150-150 करोड़ रुपया था, मैंने मना कर दिया, तो मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छा किया।
फला व्यक्ति से मोदी जी ने मिलने के लिए कहा, वो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर वो कुछ वहाँ आया और उसने डील करने की बात कही। और मैंने जब मतलब सत्यपाल मलिक ने जब प्रधानमंत्री जी से कहा कि वो तो ऐसा दलाल है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल ठीक कर रहा तुमने, नहीं किया था। हर उस जगह पर जहां पर इन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि यहाँ करप्शन का मामला था, मैंने मना कर दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक करा। इतना तो ये मानते हैं। लेकिन साहब जो बाकी की शिकायतें उन्होंने की, जैसे गोवा की कुछ शिकायतें की, उन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ शिकायतें की, उन शिकायतों पर प्रधानमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया और प्रधानमंत्री जी अप टू डेट नहीं। आपको मालूम है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, मैं मान कर चलता हूँ कि पॉलिटिक्स को मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ और पॉलिटिक्स को जुडिशरी के माध्यम से भी देखता हूँ और एग्जीक्यूटिव के माध्यम से भी देखता हूँ, क्योंकि जो 3 फील्डें हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी यानी कि लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में के बारे में मैं घुसा हुआ हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा कभी सब्जेक्ट रहा था IAS में, हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, लॉ का तो स्टूडेंट हूँ ही आज भी, और इसके अतिरिक्त 370 का काम कर रहा था, तो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स भी उस समय देख रहा था। CA का काम कर रहा था, तो भी मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स देख रहा था। और इसके अतिरिक्त मैं IAS का मतलब IAS में लॉ और पब्लिक मेरा सब्जेक्ट था और जुडिशरी मैंने क्वालिफाई किया था। तो मैं शायद बहुत कम लोग होते तो हैं जो इन तीनों फील्डों को अंदर से गहराई से समझते हैं। हो सकता है मैं आज भी ना समझ पाता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, लेकिन सत्यपाल मलिक परफेक्ट थे। तो एक चीज़ जो मैं समझ पाया कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं और उनके सामने कोई मूर्ख बात कहे तो वो केवल मुस्कुरा कर उसका जवाब देते हैं, कोई जवाब नहीं देते, कोई एक्शन नहीं लेते, वो केवल मुस्कुराते हैं। और कभी कभी तो उनको हंसी भी नहीं आती समय के अभाव की वजह से, लेकिन सामने वाले की सुन लेते हैं और साथ में ये कहते हैं अगर आपके पास कुछ है तो उसका मुझे नोट बना कर दीजिए। इनका कहना था कि मैंने नोट बना कर दिया, लेकिन उस नोट पर प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए मुझे लगता है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि PMO से मुझे फ़ोन आया और PMO से फ़ोन आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया और प्रधानमंत्री जी को बताया तो प्रधानमंत्री जी ने शायद अमित शाह जी को बताया होगा। अब देखिए बॉन्डिंग अमित शाह जी की, इनको मालूम है कि कैसी बॉन्डिंग है। अमित शाह जी ने क्रॉस कंफर्म किया कि आखिर मामला क्या था, उसके बाद क्या हुआ होगा। अच्छा एक बात बताइए कि कोई भी क्रिकेट का कप्तान या कोई भी मैच का कप्तान एक जगह पर अगर कोई बॉल मिस हो जाती है, मतलब वो पकड़ने गया नहीं पकड़ पाया, मिस हो जाती है, तो क्या कप्तान उस व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाता है और 12th प्लेयर को बुला लेता है? कोई व्यक्ति कोई निर्णय में कुछ गलतियां करता है, कोई बात कहता है, कुछ उसको लगता है कि उसका जजमेंट है, उस जजमेंट को सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ये समझ जाता है कि इसका जजमेंट ठीक नहीं है, तो क्या उसको निकाल कर बाहर कर देता है? नीचे लोअर कोर्ट के जज साहब ने एक जजमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते पलट गया, तो नीचे वाले जज साहब को हटा दिया जाता है। नीचे वाले जज साहब ने जो जजमेंट किया था, हाई कोर्ट ने उसको पलट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नीचे वाले जज साहब का जजमेंट कंफर्म कर दिया था, तो हाई कोर्ट के जज को हटा दिया जाता है क्या? उनका एक्शन से मतलब क्या है? उनका एक्शन से मतलब ये था कि जितेंद्र सिंह जी जैसे लर्नड व्यक्ति को उठाकर बाहर कर दो, क्योंकि PMO से फोन आ गया था, या PMO ने कोई बात करने के लिए कही थी या कहने के लिए की थी। क्या कहा था ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बिल्कुल वैसे डिस्क्लोज नहीं किया कि जैसे अमित शाह जी के बयान पर वो वापस आ गए। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, उन्होंने कहा कि PM पढ़ा लिखा नहीं है, PM को करप्शन से, PM 100% ये मेरे मुंह से आप ये सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए किसी के मुंह से, मतलब दिमाग, मुंह से तो छोड़ दीजिए, दिमाग में भी वो बात अगर वो कहना चाहेगा तो मुंह से नहीं निकलेगा। करण थापर ने सवाल पूछ दिया और ये कह दिया कि भाई आप करप्शन के विषय में क्या कहते हैं। तो सत्यपाल मलिक हर जगह पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा करप्शन के अगेंस्ट में मेरा सपोर्ट किया है, यानी कि जहां जहां वो ये कह रहे हैं कि करप्शन के लिए मैंने ऐसा कहा वहां पर सपोर्ट किया है, लेकिन PM को करप्शन से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब करप्शन से फर्क नहीं पड़ता को करण थापर ने बार बार उगलवाने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार करण थापर साहब के पास इंटरव्यू देने गया। तिरंगा चैनल हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का मामला था, मैं उस समय जम्मू कश्मीर कर रहा था। तो करण थापर साहब तिरंगा चैनल पर बाहर आकर बैठ गए, मेरे से सवाल करने लगे।
तो मैंने उनको कहा कि देखो 370 का कोई स्टेटस नहीं है, फला फला जजमेंट में ऐसा का, फला फला जजमेंट में ऐसा का, और 370 की मैं जो परिभाषा कर रहा हूँ 370 को एग्जीक्यूटिव हटा सकता है, ये मैंने खोज कर निकाला, मेरी रिसर्च है इस बात पर। और मैं सरकार को भी वही रिसर्च मैंने दे रखी है, सरकार अगर उस पर एक्टिव होगी तो 370 के लिए किसी जगह नहीं जाना, वो तो पार्लियामेंट भी नहीं जाना पड़ेगा, वो तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उड़ा देगा। करण थापर ने 2 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे, करण थापर भी जल्दी पहुंच गए थे, और करण थापर की हो सकता है ये स्ट्रैटेजी रही हो कि वो 2 घंटा 1.5 घंटा हमारे साथ बैठे और पूरा विषय समझा। जब उनको लग गया कि नहीं वो इस विषय पर नहीं आ सकते, जब हम स्टूडियो में गए और स्टूडियो में जब वार्ता शुरू हुई, कन्वर्सेशन, डिबेट, तो करण थापर उस विषय पर आए ही नहीं। करण थापर ने वो विषय, जो विषय पर वो बात कर चुके थे, जिसको मैं चाहता था ऑन रिकॉर्ड जाए, करण थापर को के माध्यम से ये पता लगे कि करण थापर जैसे लोग यहाँ पर रॉन्ग हैं और ये खाली पीली देश में ये फैला रहे हैं, तो फिर करण थापर उस विषय पर आए नहीं। मैं लगातार डिस्कोर्स बदलने की कोशिश करता रहा, वो 1 घंटे का कार्यक्रम था, करण थापर उस पर नहीं आए। जब हम वापस वहाँ से निकले और लिफ्ट में दोनों लोग एक साथ आ रहे थे, तो करण थापर से मैंने कहा कि आप उस विषय पर नहीं आए, तो बोले करेंगे, कभी करेंगे। तो मैंने कहा वही विषय करने वाला है, क्योंकि सारे झूठ ये 370-35A के पीछे बोले जा रहे हैं, उसका इतिहास, उसका भूगोल, उसकी लीगैलिटी, उसकी इलीगैलिटी, उसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंटरनेशनल सिनेरियो, इस पर बात करिए ना कि वो हटेगा तो क्या होगा। तो जो मैंने उनको बताया था वही हुआ। बाद में करण थापर से मैंने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी हत्ते नहीं आए। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे डर आपसे इसलिए लगता क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो आपका इंटरव्यू छोड़कर चले गए थे और आपको बड़ा भला बुरा कह गए थे कि दोस्ती बनी रहे, ऐसा वैसा, तो बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न। तो मैंने कहा ये प्रसन्नता का विषय नहीं है, ये आपकी विफलता का विषय है। अब ये करण थापर जी का अपना स्टाइल है, तो लगातार वो उनसे जो बलवाने की कोशिश करते रहे कि भाई प्रधानमंत्री तो जानकार नहीं होता। प्रधानमंत्री जो बहुत होशियार लोग होते हैं वो सब कुछ जानते हुए भी मुंह से नहीं बोलते हैं, और मूर्ख मुंह से खूब बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी की खास बात यह है कि वो उतना ही बोलते हैं जितना उनको बोलना चाहिए, और उस विषय पर भरपूर बोलते हैं। ऐसा नहीं है, जो विषय उनको बोलना है, जो देश को पता होना चाहिए, जो मूर्खों को भी पता होना चाहिए, जो ज्ञानियों को भी पता होना चाहिए, उस विषय पर वो भरपूर बोलते हैं, एक एक बात का जवाब देते हैं। लेकिन वो विषय वो बिल्कुल नहीं बोलते जिनको, जिस विषय पर उनको लगता है कि मूर्ख गलत उसका इंटरप्रिटेशन कर जाएंगे। सत्यपाल मलिक के साथ ऐसा ही हुआ। सत्यपाल मलिक कहते हैं वो अपडेट नहीं है। अब वो अपडेट नहीं है तो ऐसे जो उनके बयान 370 पर आए वो अपडेट नहीं थे, 370 उड़ा दिया, वो अपडेट नहीं थे, 35 कैपिटल ले उड़ा दिया, वो अपडेट नहीं थे तो गवर्नर के ऑर्डर हो गए, वो अपडेट नहीं थे तो फिर प्रेसिडेंट के साइन हो गए, वो अपडेट नहीं थे, वो अपडेट होते नहीं है। और कहते हैं कि नहीं अमित शाह जी अपडेट रहते हैं। इस समय वो बहुत बड़े फैन हो गए अमित शाह जी के, कहते हैं अमित शाह जी अपडेट रहते हैं। अमित शाह जी ने शाम को मुझे एक चिट्ठी भेजी, बोले इस पर अपनी मिनिस्टर उसके कमेटी से कर भेज देना, और सुबह हम कुछ करने वाले हैं। तो वो कमेटी से करके भेजा गया, चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने कहा कि इसको भेजना है, ये करना, वो करना, फलाना ढिमाका। तो अमित शाह जी के आजकल वो फैन हो गए। वैसे वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई वो जो प्रधानमंत्री है वो पागल हो गया, और अब कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा ही नहीं था। और साथ में ये कहते हैं मैं दबाव में आने वाला नहीं, तो ये भी पक्की बात है कि दबाव में तो नहीं हुआ होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सर से लेकर पैर तक ये नए गुरु बन गए हैं। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि उन शक्तियों के साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा जो मोदी के खिलाफ हैं। मैं बीजेपी का कैंपेन नहीं करूंगा, मैं दूसरों का कैंपेन करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आगे नहीं होऊंगा। भैया तुम चुनाव लड़ लो, लड़कर देख लो, अपनी औकात पता लग जाएगी। और औकात टेस्ट करने का जिसको हो वो जनता के दरबार में आए। चांदी की चम्मच लेकर राहुल गांधी आए, औकात पता लग गई कि क्या हुआ स्मृति ईरानी से चुनाव लड़ते समय। औकात पता लग गई। अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने गए थे मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि जनता की अदालत में भाषण एक तरफा नहीं, वहाँ वोट पड़ता है और ठोक कर पड़ता है। जब ठोक कर पड़ता है ना तो सारे कलेजे बाहर आ जाते हैं और ये पता लगता है कि औकात कितनी है। आज सरकार जो चल रही है उसने इंटरनेशनल मंच, नेशनल मंच, लोकल अथॉरिटीज़, आप साथ में कहते हैं कि साहब मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध अतुष्टीकरण हो रहा है, हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है, ये इनका बयान है। और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए उनको। भाई 1946 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी,
गांधी जी फुल कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे थे। कोलकाता के हमले हो रहे थे, कोलकाता में गृह युद्ध हो गया था, कोलकाता में दंगे हो गए थे, गांधी जी वहाँ पर फुल्ली गए हुए थे। 46 के दंगे कोई रोक पाया था क्या? तब तो मोदी जी थे ही नहीं, उनसे कॉन्फिडेंस की बात। गांधी जी कॉन्फिडेंस नहीं ले पाए, नेहरू कॉन्फिडेंस नहीं ले पाए, पाकिस्तान अलग करवा ही दिया, पाकिस्तान बन ही गया, और कॉन्फिडेंस लेने के चक्कर में यहाँ रोक भी लिया, और वो कॉन्फिडेंस इतना ले लिया कि समस्याएं खड़ी हो गई। और आप कहते हो कॉन्फिडेंस में लेकर चलना चाहिए। गिलानी ने मेरे से कह दिया, उन्होंने मेरे से ये कह दिया, इन्होंने मेरे से वो कह दिया, उनकी बात मैंने सुनी तो ऐसा हो गया, उनकी बात सुनी तो वैसा हो गया। अरे भाई, पॉलिटिक्स नहीं जानते तो क्यों यार इसमें पढ़ते हो? बयान देने से बहुत कुछ नहीं हो जाता। आप चाहते हैं मैकेनिकल वे में सरकारें चलें, ऐसा नहीं होता। लेकिन करप्शन खत्म करने की जो बारी है वो तो मोदी जी की है, वो खत्म कर रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी परेशान है क्योंकि उसको बहुत जल्दी, आप सोचो अरविंद केजरीवाल जो वैगन आर पर चलता था, जिसके पास कुछ था नहीं, आज ये इलेक्शन बड़े बड़े कहाँ से लड़े जा रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता दे रही है क्या? और जनता, वोटर उनका कौन है? वोटर तो उनका, वो तो हाई क्लास को वोटर ही नहीं मानते, वो तो झुग्गी झोपड़ी को वोटर मानते हैं। वो आपको पैसे दे रही 100 करोड़ रुपया गोवा में खर्च करने के लिए, और कहते हैं पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन को हमने हिसाब दिया है, फलाने को हमने हिसाब दिया है, रेमा को हमने हिसाब दिया है। इलेक्शन कमीशन को ये राइट नहीं है कि पैसा कहाँ से लाए। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इतनी सी बात वो जानता है, कहता है कि भैया हमने 20 लाख रुपए का टारगेट रखा था, 30 लाख रुपए का टारगेट रखा था, 30 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि अभी जो उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव हो रहा है, 40 लाख रुपए का सैंक्शन किया है इलेक्शन कमीशन ने। मेयर को कोई सैलरी मिलती नहीं है, 40 लाख रुपया मेयर कहाँ से खर्च करेगा? पार्टी खर्च करेगी। पार्टी कहाँ से लाएगी? ये बहुत सारे विषय हैं। अब ये उनका तर्क ठीक है कि मोदी जी के पास तो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको व्यापारियों को बढ़ाते हैं, वो उनका फंडिंग कर इनकी फंडिंग करते हैं और इनके ऊपर खर्च करते हैं और इनको ब्ला 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 कर रहे हैं। अब आप बताओ, अडानी बढ़ेंगे, अंबानी बढ़ेंगे, बिरला बढ़ेंगे, टाटा बढ़ेंगे, डीके दुबे बढ़ेंगे, कोई छज्जूमल बढ़ेंगे, हमारे देश के लोग ही बढ़ेंगे ना। हमारे देश के लोग बढ़ेंगे। विदेशों में भारत सरकार कहीं फंडिंग कर रही है और उसमें पीछे से ये कह देती है कि भाई अडानी जी जाओ श्रीलंका में कॉन्ट्रैक्ट ले लो, बांग्लादेश अंबानी जी जाओ वहाँ से मैं पैसे देकर आऊँ, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तो इसमें क्या बुराई है भैया? पैसा घूमकर भारत में ही आ रहा, और भारत के लोगों को बढ़ाएगा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बढ़ाएगा, सरकार नहीं बढ़ाएगी, तो किसको बढ़ाएगी? कांग्रेस सदैव चाइना को बढ़ती रही, इसलिए चाइना इतनी, पिछले 20 साल में चाइना ने जो छलांग लगाई है वो क्यों लगाई है? और अब चाइना इस समय हाशिए पर क्यों है? वही चाइना है, वही लोग हैं। 10 साल पहले इसलिए छलांग लगाए पड़े था। वो 10 साल का उनका स्वर्णिम पीरियड रहता है क्योंकि यहाँ से भारत सरकार उनका सपोर्ट कर रही थी। लेकिन पिछले 9 साल में जो हो रहा है वो ये है कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। व्यापार तो चल रहा है, व्यापार तो होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार सपोर्ट नहीं कर रही। इसलिए मुझे लगता है कि केजरीवाल के नए गुरु बने हैं, कश्मीर पर कश्मीरियत झाड़ रहे हैं। इशू सॉल्व तुम्हारे अब्बाजान नहीं कर पाए किसी के, आज मोदी जी ने सॉल्व किया है। उनका अपना मेथड, अपना तरीका हो सकता है, वो ठंडा कर खाते हैं, एकदम वार्म अप नहीं हो जाते, एकदम उत्तेजित नहीं हो जाते। ये एक उपलब्धि है। मुझे लगता है सत्यपाल मलिक और केजरीवाल ये दिमाग से कुछ सटक गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।